बिहार की धरती की एक खासियत है। कहते हैं यहाँ हर कुछ कोस पर पानी नहीं, बानी भी बदल जाती है। मतलब बोली। हाँ, बोली। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये बिहार की आत्मा का सच है। बिल्कुल। आज हम बिहार की इसी भाषाई विविधता और जो उसकी सांस्कृतिक पहचान है, उसकी गहराई में उतरने वाले हैं। और ये चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है। हम ये भी समझेंगे कि बीपीएससी, बीएसएससी या बिहार की किसी भी परीक्षा में यहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। तो मतलब हमारा लक्ष्य दोहरा है, ज्ञान भी और परीक्षा की तैयारी भी। जी। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि बिहार की ज्यादातर भाषाएं वो इंडो आर्यन भाषा परिवार के पूर्वी समूह से आती हैं। हाँ, और ये सुनने में थोड़ा किताबी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बिहार एक तरह से भाषाई विकास के एक बहुत बड़े केंद्र पर रहा है। अच्छा। और इसी वजह से बिहार की भाषाओं का असर सिर्फ राज्य तक में ही रुका। आप नेपाल के तराई में देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देती है। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर में जो बिहारी डायस्पोरा है वो अपनी जुबान को अपने साथ ले गया। इससे बिहार के ऐतिहासिक भाषाई महत्व का पता चलता है। ठीक है, तो इस बड़े परिप्रेक्ष्य को समझने के बाद अब जरा एक एक करके बिहार की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं से मिलते हैं। हाँ, कहाँ से शुरू करें? उत्तर से शुरू करते हैं। मिथिलांचल, यहाँ की भाषा है मैथिली। और परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, साल 2003। बिल्कुल सही। साल 2003 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ये साल याद रखना बहुत जरूरी है। और 8वीं अनुसूची में शामिल होना किसी भी भाषा के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। उसे राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है। अच्छा, इसकी अपनी कोई लिपि भी रही है? हाँ बिल्कुल। इसकी अपनी एक प्राचीन लिपि है जिसे तिरुहुता कहते थे। तिरुहुता? जी। हालांकि आजकल मुख्य रूप से देवनागरी में ही लिखी जाती है, पर तिरुहुता का होना ये बताता है कि इसकी अपनी एक स्वतंत्र साहित्यिक परंपरा थी। और जब भी मैथिली की बात होती है तो एक नाम जो सबसे पहले आता है, महाकवि विद्यापति। मैथिल कोकिल। हाँ, मैथिल कोकिल। उनकी रचनाएं आज भी मिथिला के घर घर में गाई जाती हैं। बिल्कुल। विद्यापति ने मैथिली को वो साहित्यिक प्रतिष्ठा दी जिसने इसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो मिथिला से अब पश्चिम की ओर चलते हैं। भोजपुर का इलाका, और यहाँ की जुबान है भोजपुरी। भोजपुरी आज के समय में तो शायद ये भारत की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं में से एक बन गई है। हाँ, इसके संगीत और सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। लेकिन इसकी जड़ें सिर्फ सिनेमा तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और एक दिलचस्प बात इसकी लिपि के बारे में है। आज तो ये देवनागरी में लिखी जाती है, पर ऐतिहासिक रूप से इसकी लिपि कैथी थी, कि घसीट लिपि थी, मतलब कर्सिव राइटिंग। अच्छा, जल्दी लिखने के लिए। जी। मध्यकाल में जमीन के कागजात, हिसाब किताब सब कैथी में ही होता था। ये उस समय की प्रशासनिक लिपि थी। तो फिर ये चलन से बाहर कैसे हो गई? प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद मानकीकरण की जरूरत पड़ी और देवनागरी को प्राथमिकता दी गई। पर आज भी पुराने दस्तावेजों में कैथी लिपि मिल जाएगी। और भोजपुरी साहित्य में तो भिखारी ठाकुर का नाम सूरज की तरह चमकता है। भोजपुरी का शेक्सपियर। हाँ, भोजपुरी का शेक्सपियर कोई छोटी उपाधि नहीं है ये। उन्होंने विदेशिया जैसे नाटकों से पलायन का दर्द, उस समाज का आईना दिखा दिया उन्होंने। भिखारी ठाकुर ने साबित किया कि आम लोगों की बोली में कितनी गहराई हो सकती है। अब पश्चिम से सीधे दक्षिण की ओर आते हैं, मगध क्षेत्र में। जी, जहां मगही बोली जाती है। हाँ, मगही या मागधी। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का तथ्य है, इस भाषा का सीधा रिश्ता मागधी प्राकृत से है। और मागधी प्राकृत वही भाषा है जिसमें भगवान बुद्ध उपदेश दिया करते थे। सोचिए, ये तो इतिहास से सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बुद्ध की भाषा नहीं थी। कई आधुनिक इंडो आर्यन भाषाएं जैसे बंगाली, असमिया, उड़िया, वो सब इसी मागधी प्राकृत से विकसित हुई हैं। वाह, मतलब बिहार एक तरह से भाषाई नर्सरी रहा है। कह सकते हैं, जहां से कई भाषाएं पनपकर पूरे पूर्वी भारत में फैली। तो मगध ने हमें साम्राज्य और धर्म की भाषा दी। अब थोड़ा और पूरब की ओर चलें तो भागलपुर के पास हमें अंग प्रदेश मिलता है। और वहां की भाषा है अंगिका। हाँ, अंगिका। ये इस क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। और इसका लोक साहित्य बहुत समृद्ध है। इसके लोकगीतों में आपको कोसी नदी की बाढ़ का दर्द भी मिलेगा और मकई की खेती की खुशी भी। और अंगिका की तरह ही एक और महत्वपूर्ण भाषा है बज्जिका, वैशाली और मुजफ्फरपुर के इलाकों में। जी। अक्सर लोग इसे मैथिली का ही एक रूप समझ लेते हैं, पर इसकी अपनी एक अलग ऐतिहासिक पहचान है। और वो पहचान किससे जुड़ी है? वो जुड़ी है वज्जी संघ से,
जो दुनिया के सबसे पुराने गणराज्यों में से एक था। अच्छा, तो बज्जी का नाम वज्जी से ही आया है। बिल्कुल। तो ये भाषा सिर्फ एक बोली नहीं, एक गणतांत्रिक विरासत की निशानी भी है। तो हमने 5 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं का ये सफर पूरा किया। उत्तर में मैथिली, पश्चिम में भोजपुरी, दक्षिण में मगही, पूरब में अंगिका और मध्य उत्तर में बज्जिका। इन 5 नामों को एक साथ याद रखने के लिए मैंने तो एक छोटा सा शब्द बना लिया है, MBMAB। MBMAB। हाँ, M मैथिली, B भोजपुरी, M मगही, A अंगिका, B बज्जिका। ये याद रखने के लिए तो ठीक है, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जमीन पर इनकी सीमाएं बहुत धुंधली हैं। सही बात है। भाषाएं नदियों की तरह बहती हैं, नक्शों की लकीरों में नहीं बनती। बिल्कुल। अच्छा, अब क्षेत्रीय भाषाओं से आगे बढ़कर बिहार की आधिकारिक भाषाओं की बात करते हैं। पहली राजभाषा तो हिंदी है, ये सब जानते हैं। जी, वो तो स्पष्ट है। लेकिन परीक्षा में सवाल दूसरी आधिकारिक भाषा से बनता है। वो कौन सी है? और इसका जवाब है उर्दू। उर्दू। और इसे ये दर्जा कब दिया गया? साल 1980 में बिहार राजभाषा अधिनियम के तहत। ये साल भी महत्वपूर्ण है, 1980। जी, ये फैसला राज्य की समावेशी सांस्कृतिक विरासत को दिखाता है। और इनके अलावा प्रशासनिक और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है। हाँ, तो एक तरह से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ये तीनों भाषाएं मिलकर बिहार के आधुनिक प्रशासनिक ढांचे को पूरा करती हैं। तो हमने भाषाओं को समझा, अब उनकी लिपियों को एक बार फिर से व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ से मिलान करने वाले सवाल बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली, तिरहुता लिपि, जिसका सीधा संबंध मैथिली से है। दूसरी, कैथी लिपि, जो ऐतिहासिक रूप से भोजपुरी और मगही के लिए इस्तेमाल होती थी। और तीसरी, देवनागरी लिपि, जो आज के समय में बिहार की ज्यादातर भाषाओं के लिए मानक लिपि है। लिपियों का ये जो बदलाव है, तिरहुता और कैथी से देवनागरी तक का, ये क्या दिखाता है? ये भाषा के विकास और मानकीकरण की प्रक्रिया को दिखाता है। कैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और शिक्षा के प्रसार के साथ एक ज्यादा स्वीकृत लिपि धीरे धीरे क्षेत्रीय लिपियों की जगह ले लेती है, ताकि संचार आसान हो सके। बिल्कुल। तो आज हमने बिहार की भाषाई विविधता को समझा। हमने जाना कि मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल है, साल था 2003। हिंदी और उर्दू यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। और मागधी प्राकृत का संबंध भगवान बुद्ध से है। और तो और वो बंगाली, असमिया जैसी भाषाओं की जननी भी है। हमने तिरहुता और कैथी जैसी ऐतिहासिक लिपियों के बारे में भी जाना। ये सभी तथ्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक सवाल उठता है जी, कि जब एक भाषा इतनी समृद्ध होती है, उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं, तो उसका साहित्य कैसा होता होगा? बहुत अच्छा सवाल है। ये भाषाएं सिर्फ बोलचाल तक सीमित नहीं है, इन्होंने साहित्य, संगीत और कला को भी जन्म दिया है। बिल्कुल सही। और इसी सवाल का जवाब हम अपनी अगली चर्चा में ढूंढेंगे। अच्छा, अगली बार हम बात करेंगे बिहार के साहित्य और साहित्यकारों की, जिसमें हम विद्यापति से लेकर भिखारी ठाकुर तक के साहित्यिक योगदान को जानेंगे। ये तो बहुत दिलचस्प होगा। तब तक इन तथ्यों को दोहराते रहें। जय हिंद।